उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में जिस सास और दामाद की प्रेम कहानी पूरी दुनिया को हैरान और परेशान कर रही थी, अब इसी सास और बहू की प्रेम कहानी में कुछ ऐसे ट्विस्ट निकल के सामने आए हैं कि इनको जानने के बाद आप हैरान हो जाएंगे। दरअसल सास और दामाद दोनों पुलिस थाने में मौजूद हैं। थाने में मौजूद होने के पीछे वजह भी है, क्योंकि उनके खिलाफ चोरी समेत अलग अलग धाराओं में एफआईआर थी। पुलिस वाले इनके पीछे कई दिन से पड़े हुए थे, लेकिन पुलिस को ये लगातार चकमा देते रहे। अलग अलग जगहों पे ये परेशान होते रहे, अलग अलग जगहों पे पुलिस वालों को छकाते रहे और फिर नाटकीय तौर पे इन्होंने अपनी गिरफ्तारी करवा ली। और जब इनसे पूछताछ की गई तब इन्होंने जो कहानी बताई, ये कहानी बड़ी हैरान करने वाली है, बड़ी शॉकिंग है। जिनको नहीं पता उनके सुलभ संज्ञान के लिए बता दूं कि उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में एक लड़की जिसकी शादी इसी 16 अप्रैल को होनी थी। लड़की के जो पिता थे जितेंद्र, बेंगलुरु में रह के मेहनत मजदूरी किया करते थे। इसी दौरान इनके जो होने वाले दामाद थे राहुल की इच्छा थी कि वो अपनी होने वाली पत्नी आरती से बातचीत करें। लड़की से जब बातचीत करने के लिए उन्होंने कहा, तब लड़की ने कहा कि मेरे पास कोई फ़ोन नहीं है, मैं बात नहीं कर पाऊंगी। तब राहुल ने कहा कि अच्छा तुम परेशान मत हो, मैं तुमको एक फ़ोन गिफ्ट कर दूंगा। इसके बाद राहुल, चूंकि वो नौकरी करता था, ठीक ठाक उसके पास पैसे थे, इस वजह से उसने पैसे इकट्ठा किए, एक एंड्रॉयड फ़ोन अपनी पत्नी को गिफ्ट कर दिया। लेकिन ये फ़ोन आरती तक कभी पहुंचा ही नहीं। उस फ़ोन पे आरती की जो माँ थी, जिसका नाम सपना था, वो कब्जा जमा के बैठ गई। शुरू में जब दामाद फ़ोन करता तो अक्सर सपना ही फ़ोन उठाती, बातचीत करती। बातचीत करते करते राहुल का भी मन अपनी होने वाली पत्नी से उठ के न जाने कब अपनी सास तक पहुंच गया, राहुल खुद भी नहीं समझ पाया। आए दिन दोनों बातचीत करते, आए दिन दोनों एक दूसरे के साथ प्यार भरी बातें करते। आलम ऐसा हुआ कि शादी के महज 15 दिन पहले सास ने अपने दामाद से प्रेम का इजहार कर दिया। शादी के ठीक 15 दिन पहले। इसके बाद दामाद भी उस प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लेता है। एक्सेप्ट करने के बाद फिर मौका देख के सास अपने दामाद के घर पहुंच जाती है, ये बात बता के कि दामाद की तबीयत खराब है। 5 दिन तक वो अपने दामाद के साथ रहती है। उसके बाद वापस अपने घर आती है। आने के बाद इधर शादी के कार्ड छप चुके थे, शादी के कार्ड को बांटने की तैयारी हो रही थी। इसी दौरान उस दामाद की जो सास थी, जिसका नाम सपना था, वो अपने पति जितेंद्र से कहती है कि सुनो, जो मेरी बहन है उसको तुम खुद कार्ड देने चले जाओ, क्योंकि अगर तुम कार्ड नहीं दोगे उसको बुरा लगेगा और शायद वो ना आए तो बड़ी बदनामी होगी। एक ही बेटी है, उसकी शादी बड़े धूमधाम से करनी है। जितेंद्र जब ये बात सुनता है, सुनने के बाद बड़ा खुश होता है कि चलो, परिवार के तमाम लोग इस शादी को लेकर कितनी तैयारियां कर रहे हैं। उसके बाद 9 तारीख को वो तैयार होता है, न्योता लेता है। उसके बाद उस इनविटेशन कार्ड को लेके अपनी साली के पास पहुंचता है। पहुंचने के बाद वहां इनविटेशन कार्ड देता है। इधर जो जितेंद्र की पत्नी थी, जो लड़की की माँ थी, अपने घर से ये कह के निकलती है कि मैं कुछ सामान लेने जा रही हूँ। इतना कह के वो निकलती है। निकलने के बाद इधर जब पिता आता है, पूछता है कि तुम्हारी माँ कहाँ गई। लड़की बताती कि खरीदारी करने गई। लेकिन धीरे धीरे जब वक्त बीतता जाता है, इनको कुछ डाउट होता है, ये परेशान होते हैं, माँ को फ़ोन करते हैं, फ़ोन नहीं लगता। उसके बाद धीरे धीरे जब रात हो जाती है तो अपने दामाद को भी फ़ोन करते हैं। दामाद झूठ बोलता है, लेकिन जब पूरी रात गुजर जाती है, जांच पड़ताल होती रहती है, कहीं से उस महिला का कुछ अता पता नहीं चलता। और बार बार जब दामाद को फ़ोन किया जाता है कि क्या आपको कोई जानकारी है, क्या आपको कोई जानकारी है, तो अंत में जो दामाद राहुल था वो भी झुंझुना जाता है और गुस्से में कहता है कि आपने सपना की जिंदगी 20 सालों तक बर्बाद कर दी और अब सपना मेरे पास रहेगी, इसको मैं अपने से दूर नहीं करूंगा। तब जाके ये मामला क्लियर होता है कि शादी के ठीक 9 दिन पहले एक सास अपने ही दामाद के साथ भाग चुकी थी, अपनी बेटी के होने वाले सुहाग के साथ भाग चुकी थी। उसके बाद जब घर में चेक किया जाता है तो पता चलता है कि शादी के लिए जो कुछ तैयारियां हुई थी, चाहे गहना हो, चाहे पैसा हो, सब कुछ सपना अपने साथ समेट के लेके चली गई। लड़की जब ये बात सुनती है, उसकी तबीयत खराब हो जाती है, उसको हॉस्पिटल एडमिट किया जाता है, फौरन एफआईआर किया जाता है। और ये घटना जब निकल के सामने आती है, तमाम लोग हैरान थे कि आखिर एक माँ अपनी बेटी के सुहाग के साथ कैसा भाग सकती है, एक माँ अपने दामाद के साथ कैसे भाग सकती है। सवाल कई थे, जवाब किसी के पास नहीं था। लेकिन इधर जब पुलिस एफआईआर पाती है और जांच पड़ताल शुरू करती है तो शुरुआत में
चाहे सपना हो चाहे राहुल हो, दोनों के मोबाइल फोन स्विच ऑफ थे। इधर पुलिस वालों को एक कयास लगी थी कि दोनों उत्तराखंड के रुद्रपुर में होंगे, चूंकि वहीं पे वो लड़का जॉब किया करता था। लेकिन किस्मत का खेल कि 15 तारीख को अचानक से राहुल के फ़ोन का स्विच ऑन खुल जाता है, और जैसे ही राहुल का फ़ोन स्विच ऑन होता है, पुलिस को लोकेशन मिलती है, पुलिस उधर जाती है। इधर ये लोग खुद थाने भाग आते हैं, क्योंकि इनको भी मीडिया के माध्यम से पता था कि पुलिस इनको खोज रही है। उसके बाद ये थाने में अपनी बरामदगी करवाते हैं। उसके बाद जब इनसे पूछताछ हुई तब इन्होंने अपनी पूरी कहानी बताई। दरअसल इस पूरी कहानी की शुरुआत शादी के 2 महीने पहले होती है, जब दामाद ने फ़ोन दिया था और सास लगातार फ़ोन करने लगी थी। तब उस सास यानी सपना ने अपने लिए ऐसी ऐसी कहानियां बता रखी थी कि दामाद का कलेजा पसीज जाता है। दरअसल सपना ने बताया था कि मेरा जो पति है मुझे मारता है, मुझे प्यार नहीं करता, साल साल भर मेरे पास नहीं आता, मुझसे दूर रहता है, मैं अकेली हूँ, मेरा साथ दो। इतना कहने के बाद भी जब दामाद उससे पीछा छुड़ाने लगता है तो अंत में कहती कि अगर तुमने मेरा हाथ नहीं थामा तो मैं नस काट के अपनी जान दे दूंगी। इसके बाद फिर इधर ये लड़का भी कहीं ना कहीं सीरियस होता है, दोनों एक दूसरे के प्यार में पड़ते हैं। 9 तारीख को भी जब ये महिला भागने का प्लान बनाती है, दामाद का मन नहीं था, लेकिन लगातार सास यानी सपना फ़ोन कर करके ये इमोशनल ब्लैकमेल करते हुए कहती है कि अगर तुम नहीं आए, अगर तुम यहाँ नहीं आते हो, मेरा हाथ नहीं थामते हो, मुझे अपने साथ नहीं लेके चलते हो, तो मैं अपनी जान दे दूंगी, अपनी नस काट लूंगी, मैं कुएं में कूद जाऊंगी, आज मैं लौट के घर नहीं जाऊंगी, मेरी लाश जाएगी। ये तमाम धमकी, ये तमाम इमोशनल ब्लैकमेलिंग जब की जाती है, तब दामाद आता है, अपनी सास का दामन थामता है, उसका हाथ थामता है। उसके बाद दोनों वहाँ से निकलते हैं। सबसे पहले ये अलीगढ़ से जाते हैं लखनऊ, लखनऊ से फिर अगली ट्रेन पकड़ते हैं, वहाँ से निकल जाते हैं मुजफ्फरपुर। और इनका प्लान था कि मुजफ्फरपुर होते हुए हम लोग बिहार पहुँचेंगे, बिहार से आगे बढ़ेंगे, नेपाल बॉर्डर तक जाएंगे और बॉर्डर क्रॉस करके हम नेपाल चले जाएंगे और वहीं पे आराम की ज़िंदगी गुजारेंगे। लेकिन शायद दामाद के दिमाग में कुछ और प्लान था, या फिर पुलिस की मुस्तैदी थी कि इससे पहले कि ये लोग नेपाल पहुंच जाते, नेपाल को पार कर जाते, कहीं और चले जाते, अचानक से दामाद का फ़ोन खुल जाता है, पुलिस को लोकेशन मिल जाती है और फिर इनको गिरफ्तार किया जाता है। अब इस मामले में जब इनसे पूछताछ हुई, सबसे पहला सवाल ये था कि आप किसके साथ अब रहेंगे, पति के साथ या फिर दामाद के साथ। इस पे सास का कहना है कि मैं अपने दामाद के साथ ही रहना चाहती हूँ, पति मुझे मारता था, मुझे पीटता था, 1500 रुपए के लिए मेरे ऊपर ताने मारता था। कैसे पूछताछ हुई, पहले वीडियो देख लीजिए। कहाँ गए थे? बिहार। अब आप क्या चाहते हैं? मैं इनके साथ रहना चाहती हूँ। शादी की है क्या? ऐसे चले गए थे। अभी शादी वगैरह नहीं की। बिहार में कौन सी जगह? बिहार में ऐसा कौन सी जगह? सही। बिहार में नेपाल में। नेपाल। बिहार क्रॉस करके नेपाल में मतलब। हाँ। मतलब बिहार क्रॉस करके वो एड्रेस तो क्या कर सकता है वो? 1500 रुपये डाल देता है, उसका भी हिसाब लेता है मुझसे, कहाँ कर दिए, कहाँ है पैसे। अब जो सुनो, आप जो हमको उसके बाद जब दूसरा सवाल पूछा गया कि जो पैसे की बात हो रही, जो गहने की बात हो रही, वो कहाँ है, इस पे उस महिला का कहना है कि ना ही मैं कोई पैसा लेके भागी हूँ, ना ही मैं कोई गहना लेके भागी हूँ, ये सब झूठ है, ये दोनों बाप बेटी मिल के मुझे फंसा रहे हैं। अब जरा सोच के देखिए कि प्यार, इश्क, मोहब्बत आज इस देश को, इस समाज को इस कदर खोखला करके रख दे रही है कि एक महिला अपनी होने वाले दामाद, अपनी बिटिया जिसको पैदा किया, पाला पोसा, बड़ा किया, पूरी ज़िंदगी सपने सजोए कि एक अच्छा दामाद मिल जाए, किस्मत से अच्छा दामाद मिल गया तो उससे अपना ही चक्कर चला लिया, उसके साथ फरार हो गई, उसके साथ कस्में खाने लगी, पैसे गहने सब कुछ लेके फरार हो गई। और आज जब पूछा जा रहा तो रोते हुए ये महिला कह रही कि नहीं, मैं अपने दामाद के साथ रहूँगी। अब बड़ा सवाल ये है यहाँ पे, लॉ एंड ऑर्डर के लिए भी, कोर्ट के लिए भी, कचहरी के लिए भी, चूंकि ये मामला कोर्ट में जाएगा, पुलिस के पास कोई अधिकार नहीं है, कोर्ट में ही डिसाइड होगा। तो ऐसे हाल में अब इन दोनों का अगर तलाक होगा तभी दामाद के साथ शादी होगी। अगर तलाक होगा तो सबसे बड़ा सवाल ये है, सबसे इम्पॉर्टेंट सवाल ये है कि तलाक में क्या सच में इस बार भी कानून महिलाओं के पक्ष में जाएगा, क्योंकि तलाक का एक प्रावधान है कि महिला को गुजारा भत्ता भी मिलता है।
तो क्या इतना जलील होने के बाद, इतना बेइज्जत होने के बाद जितेंद्र को, अपनी पत्नी सपना को कुछ पैसे भी देने होंगे? चूंकि हमारा चैनल क्राइम का चैनल है, हम 10 महीने बाद का भी सोचते हैं कि ऐसे हाल में क्या होगा। बड़ा सवाल ये नहीं कि महिला लौट आई, हमें कहानी पता चल गई। बड़ा सवाल ये है कि जितेंद्र को क्या इंसाफ मिलेगा? उसकी जो इज्जत चली गई, क्या महिला को कोई सजा मिलेगी, या फिर उल्टा कोर्ट कचहरी कानून जो है जितेंद्र के ही पीछे पड़ जाएगा? क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि पत्नियां भी गलती करें, फिर भी पति को कोर्ट से गुजारा भत्ता दिलवाया जाता है। कोर्ट से कहा जाता है, कोर्ट द्वारा ही आदेश पारित किया जाता है कि पति, तुमने शादी की है अपनी पत्नी से, तुम्हें पैसा देना पड़ेगा। तो क्या यहाँ भी ये होगा? अब ये एक सोचने वाली बात है। फिलहाल पत्नी गिरफ्तार है, राहुल भी गिरफ्तार है, मीडिया वाले पूछताछ कर रहे हैं, सबके मिले जुले बयान निकल के सामने आ रहे हैं, लेकिन अभी तक जो कहानी थी मुझे लगा आपसे शेयर करनी चाहिए। पहले आपकी क्या राय है वो इंपॉर्टेंट है, तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। और ऐसी अपडेट के लिए अगर आप चाहें तो वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके अपना प्यार दे सकते हैं। थोड़ी देर बाद आपसे फिर मुलाकात होगी ऐसी किसी खबर के साथ। तब तक आप अच्छे रहिए, खुश रहिए। जय हिंद, जय भारत।